अभिषेक जी, आपके पास आएंगे। बजट में रियल्टी सेक्टर के लिए इंडस्ट्री स्टेटस की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। जब रियल्टी सेक्टर जीडीपी में 7.5% का योगदान देता है, 18% से अधिक जॉब क्रिएशन करता है, क्रेडाई के मुताबिक रियल्टी सेक्टर के सहारे 250 से ज्यादा इंडस्ट्री चलती है। फिर इंडस्ट्री स्टेटस की मांग इतने सालों से पेंडिंग क्यों है? सरकार क्या दलील देती है इस पर? जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप देखें दीपक, ये जो इंडस्ट्री स्टेटस है, इसमें आप इंडस्ट्री को एक ऑर्गेनाइज तरीके से परसीव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। आज जो स्थिति है उसमें एक एक्सेप्टेंस की इशू है कि हाँ, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है इकोनॉमी को। गैप वहां पे है, जबकि हम कहते हैं कि हाँ, ये हाउसिंग फॉर ऑल है और सबके लिए रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही हम इसको बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, एक इंडस्ट्री की तरह से एक्सेप्टेंस किया जाए, वो वहां कहीं कुछ परसेप्शन और एक्सेप्टेंस में गैप है, मुझे ये लगता है। और ये एक कहीं धारणा बनी हुई है पीछे कि ये इन्वेस्टर ड्रिवन होता है या फिर कहीं बबल ना बन जाए या इकोनॉमिक थ्रेट ना हो जाए, क्योंकि इसको आप इंडस्ट्री स्टेटस में ले आएंगे। वो जो एक थ्रेट परसेप्शन है वो कहीं एक जायज था पुराने एक किसी समय में, क्योंकि काफी लोग ऑपरेट कर रहे थे उस तरीके से। लेकिन आज रेरा के समय जहां कंसोलिडेशन इतना हो चुका है, जहां सब एकदम ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन प्लेयर हैं, काफी प्लेयर्स लिस्टेड हैं, मुझे लगता है आज ये परसेप्शन इंडस्ट्री का चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी भी है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को काफी नजर से देखा गया है और उसको एक डिसिप्लिन में लाया गया है। और आज सभी डेवलपर्स जो आप देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, वो सब उसको प्रिंसिपली फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है आज जो इंडस्ट्री परसेप्शन है वो गवर्नमेंट के अंदर चेंज होना चाहिए। वो चेंज होने पे मुझे लगता है कि ये एक रिकग्निशन होगा कि एक ड्राइविंग फोर्स और ड्राइविंग इंडिकेटर हो सकता है, क्योंकि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, वो बहुत ही बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अभिषेक जी, डिमांड करीब करीब हर सेगमेंट में है, लेकिन डेवलपर्स का फोकस लग्जरी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि सरकार हमेशा से सस्ते घरों की हितैषी रही है। अंतरिम बजट ऐलान में भी हमने देखा कि साफ तौर पर सरकार का बजट सस्ते घरों पर ही था। इस बार बजट ऐलान में किधर फोकस दिखेगा? दीपक जी, देखें, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की नीड है, रिक्वायरमेंट है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, देखिए, हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है डेवलपर का और जो मार्जिन होता है, उसमें मेजरली तीन कॉस्ट होती है। एक होती है लैंड कॉस्ट और उससे रिलेटेड कॉस्ट, जैसे स्टैम्प ड्यूटी आप लैंड लैंड पे भरते हैं या उससे जो रिलेटेड कॉस्ट होती है। दूसरी कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जिसपे आपका जीएसटी वगैरह आता है। और तीसरी, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, और तीसरी जो कॉस्ट होती है वो गवर्नमेंट अप्रूवल्स की कॉस्ट होती है। ये मेजर तीन बकेट में मैं कॉस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। और फाइनेंस कॉस्ट होती है। अगर ये जो तीन या चार कॉस्ट हैं, ये चारों कॉस्ट स्ट्रक्चर को अगर गवर्नमेंट देखे और उसके अंदर परिवर्तन लाए, जैसे लैंड एक्विजिशन में अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटी का वेवर हो सकता है क्या, प्रोवाइडेड। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आप जीएसटी इनपुट दे सकते हैं क्या। तीसरा, अगर आप अप्रूवल का कॉस्ट कर रहे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस पे, आप मिनिमम अप्रूवल कॉस्ट पे क्या आप अप्रूवल दे सकते हैं। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं तो आप क्या इंटरेस्ट रेट पे रिबेट दे सकते हैं डेवलपर को फंडिंग के लिए। बिकॉज सबसे बड़ी परेशानी जो आज है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, लैंड परचेज के लिए, अगर इक्विटी नहीं है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, अगर डेट है तो उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो लैंड रिलेटेड डेट है आज मार्केट में। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ फंड नहीं रिड्यूस करेंगे अफोर्डेबल के लिए, तो कैसे उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर बैठेगा। तो अगर गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाती है जिसमें पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर को देख करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिसमें उसको एक अफोर्डेबल तरीके से उसको हम कर सकें, और जिसमें कुछ मार्जिन प्राइवेट सेक्टर के लिए बने, तो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेगा प्राइवेट सेक्टर। एक पॉइंट ये। दूसरा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है वो ही में उसमें भी परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग आज जो इनकम लेवल है उसमें काफी परिवर्तन आ गया है। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग की नीड्स है, किसी को भी आज 2 BHK चाहिए। इनफैक्ट अफोर्डेबल में पहले घर में अगर 5 से 6 लोग रह रहे हैं तो उनको 3 BHK भी चाहिए हो सकता है, साइज चाहिए हो सकता है, टिकट वैल्यू अलग हो सकता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग आज की डेट में 1 करोड़ तक का उसका एक बजट होना चाहिए, जो कि अगर वो नहीं आज 45 लाख रुपए पे है या 50 लाख रुपए पे है, अगर वो डेफिनेशन नहीं चेंज की जाएगी साइज की और बजट की,
तो वो कहाँ से मिडिल और अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट कर पाएगा। सो मुझे लगता है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिसको अगर गवर्नमेंट देखे और इंडस्ट्री के साथ काम करे, तो मुझे लगता है कि उस पे काफी काफी बेनिफिट हो सकता है पूरे कंट्री के देशवासियों को। Yes। मांग तो बहुत है, जितना मिले उतना कम है, फिर भी कुछ नई मांगे होती हैं। सीधी तौर पर आपसे समझना चाहेंगे अभिषेक जी कि वित्त मंत्री से वो कौन सी मांगे हैं जो इस बार आप चाहेंगे कि वो पूरी करें ही करें। यानी अगर वित्त मंत्री आपसे विश लिस्ट पूछे तो आप किन चीजों को कहेंगे कि इस बार ये हो ही जाना चाहिए। जी दीपक, अगर विश पूरे करने की बात है, वित्त मंत्री करना चाहें, तो मुझे लगता है एक तो मैं जो प्रदीप जी से बिल्कुल सहमत हूँ, इंडस्ट्री स्टेटस सबसे पहला। दूसरा मैं कहूँगा जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और तीसरा मैं कहूँगा कि एक ये जो मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिव अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, अगर ये तीन स्टेप गवर्नमेंट ले, तो मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री और सभी देशवासियों के लिए काफी काफी बड़ी बेनिफिट होगी, क्योंकि सब लोग एक तरीके से एंटर कर पाएंगे और अपना खुद का घर ले पाएंगे, जो कि सबसे बड़ी ड्रीम होती है यहाँ पे। हर किसी भी सिटीजन की, किसी भी देशवासी की सबसे बड़ी ड्रीम ये होती है कि उसका अपना खुद का घर हो। तो मुझे लगता है अगर ये तीन स्टेप होंगे तो इससे सबसे बड़ी एडवांटेज मिलेगी।